वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोलॉजी बूस्टर। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 11th क्लास स्टूडेंट के लिए है। 11th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं और 11th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम चैप्टर पे ऑलरेडी मैंने 11 वीडियो अपलोड कर दी हैं। ये कौन सा वीडियो है? ये 12वां वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम टेरिडोफाइट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में टेरिडोफाइट हमने शुरू कर दिया था, इस वीडियो में टेरिडोफाइट को हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर रिपीट कर देता हूँ, 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 पे, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम पे कौन सा वीडियो है? ये 12th वीडियो है उस पे। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब टेरिडोफाइट में आपके एनसीईआरटी में 4 डायग्राम दिए हुए हैं, चारों को मैंने बना दिया है। इन चारों को आप प्रैक्टिस करें बार बार और बनाने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि डायग्राम में ये आपके एग्जाम में डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात याद रखना, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिए हुए हैं वो तो बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट नहीं वाली बात ही रह जाती है। एनसीईआरटी में अगर कोई चीज दी हुई है तो वो इम्पोर्टेंट ही है, वो डायग्राम इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो आपको इम्पोर्टेंट है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा, कभी भी आप एग्जाम में लिखें तो हमेशा डेफिनेशन कौन सी लिखेंगे? एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन लिखें, एक्सप्लेनेशन अपना खुद का दें। ठीक है, डेफिनेशन किसी रेफरेंस बुक की या अपनी तरफ से ना लिखें। डेफिनेशन हमेशा एनसीईआरटी वाली लिखें अगर आपको ज्यादा नंबर लाने हैं तो, और एक्सप्लेनेशन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं बुलेट्स के फॉर्म में, पॉइंट्स में, जैसे मैं पढ़ाता हूँ आपको उस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन दें, पैराग्राफ के फॉर्म में ना दें। ठीक है, क्लियर है बात? तो टेरिडोफाइट 4 तरीके की टेरिडोफाइट है यहाँ। सिलेंजिला पहला, दूसरा है आपका इक्विसेटम, तीसरा है आपका फर्न और चौथा है आपका सेल्विनिया। ठीक है, क्लियर है बात? तो सबसे पहले इन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले सिलेजिनेला। ठीक है, ये जो है सिलेजिनेला, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये जो आपको पार्ट दिख रहा है पूरा, ये वाला पार्ट, ये है इसका स्टेम। ठीक है, ये बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट दिख रहा है ना, ये क्या है? स्टेम है। ठीक है, इसके बाद ये बाहर जो निकली हुई है ये है इसकी लीव्स, ये सारी लीव्स हैं आपकी। ठीक है, इसके बाद ये रूट्स, ये क्या है? ये एक ही चीज है, ये क्या है? रूट्स हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में 3 ही चीजें थी। सिलेजिनिला के स्ट्रक्चर में 3 चीजें, एक तो स्टेम है, एक लीव है, एक रूट्स है, बस। ठीक है, सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो है इक्विसेटम का। इक्विसेटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। इसमें सबसे ऊपर जो इस तरीके से आपको बल्ज पार्ट दिख रहा है, इसको कहते हैं स्ट्रोबिलस। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रोबिलस। अरे समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? समझ लो यार, बहुत मेहनत से बनाया है। ठीक है, तो स्ट्रोबिलस है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कौन सा है? स्ट्रोबिलस है। इसके बाद ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है नोड। क्या है? ये नोड है। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये है इंटरनोड। तो ये हो गया नोड, ये हो गया इंटरनोड, ये हो गया स्ट्रोबिलस, और ये हो गई ब्रांचेस। ठीक है, ये पूरा क्या है? ब्रांच है। इसका एक पार्ट अगर बोलेंगे तो नोड बोलेंगे, ये वाला पार्ट इंटरनोड हो गया, और ये वाला पार्ट जो पूरा बल्ज पार्ट है ये है स्ट्रोबिलस। ठीक है, यहाँ पे है राइजोम्स। राइजोम की सहायता से ये सॉइल में धसा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था इक्विसेटम का। याद रखना है आपको, बनाइए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा आपको। ठीक है, तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो है फर्न का। फर्न का स्ट्रक्चर, झाड़ियां नहीं होती इस तरह की, झाड़ियां तो नहीं, पत्ती वाली पेड़ नहीं होते, पत्ती होती बहुत ज्यादा, छितरे से पत्तियां होती हैं, वो होता है फर्न। ठीक है, तो फर्न का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लीफ वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको कहते हैं ब्लेड। क्या कहते हैं इसको? ब्लेड। इसके बाद लीफ जब चले जाती है, लीफ के अलावा जो स्टेम वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, उसको कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं? पेटियोल। और लीफ स्टॉक भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो है ब्लेड, ये वाला पार्ट है पेटियोल। पेटियोल को ही लीफ स्टॉक भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? फर्न का। और ये पूरा, इस पूरे को एक साथ क्या बोलेंगे? फ्रॉन्ट। क्या बोलेंगे? फ्रॉन्ट यानी कि लीफ। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? फ्रॉन्ट है। ये लीफ वाला स्ट्रक्चर क्या है? ब्लेड है। ये स्टेम वाला स्ट्रक्चर क्या है? पेटियोल है। और इस पूरे फिगर को क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। ठीक है, चौथा और आखिरी जो स्ट्रक्चर है वो है सेल्विनिया। सेल्विनिया प्रोनाउंसिएशन सही करना है। क्या है स्ट्रक्चर? सेल्विनिया। सेल्विनिया कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें लीफ है और ये रूट है। ये सिंपल सी बात है। ये तो हो गई, क्या है? ये स्टेम है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हें? और ये क्या है? ये लीफ है।
और ये क्या है, ये रूट है, ठीक है, सिंपल से तो चीज है। देखो इसमें क्या है, ये लीफ है, बड़ी बड़ी जो केले के पत्ते तो काफी बड़े होते हैं, उस टाइप से उस शेप के जो दिख रहे हैं ना, ये है आपके लीफ। इसके बाद ये बीच वाला क्या है, स्टेम है, और ये जो निकली हुई है इस तरीके से जमीन की तरफ, ये है रूट, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको, 4 फिगर एनसीईआरटी में दिए हुए, चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसका स्ट्रक्चर था ये, टेरिडोफाइट, यानी कि चारों कौन है, टेरिडोफाइट है। 4 टेरिडोफाइट कौन कौन से देखे हमने, पहला देखा सेलेजिनिला, सेकंड देखा इक्विसेटम, थर्ड देखा आपका फर्न, और चौथा देखा सेल्विनिया, ठीक है। क्लियर है बात, तो ये इस तरीके से है। दोस्तों स्ट्रक्चर देखने के बाद अब टेरिडोफाइट्स में कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम कि टेरिडोफाइट्स क्या होता है, ठीक है। देखो, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। देखो सिंपल सी बात है, फ्यूजन होगा किसका, मेल गैमेट का फ्यूजन होगा किसके साथ, एग के साथ। बताइए हमें, एग कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आर्किगोनियम में। आर्किगोनियम में एग प्रेजेंट होता है, वहां पे फ्यूजन होता है मेल गैमेट का और एग का, और उससे क्या बनता है, उससे जाइगोट बनता है। तो ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, क्यों है सेक्सुअल, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो। तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने जाइगोट बनता है वैसे इनमें भी जाइगोट बन रहा है। क्लियर है ये बात, चलिए। Zygote thereafter produce a multicellular well differentiated sporophyte which is the dominant phase of the pteridophyte। देखो अब जाइगोट बन गया, जाइगोट उसके बाद डेवलप होगा, प्रोड्यूस करेगा मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट में। जाइगोट thereafter प्रोड्यूस जाइगोट उसके बाद प्रोड्यूस करेगा किस चीज को, मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट को। तो जाइगोट किसको बना रहा है, स्पोरोफाइट को बना रहा है, और स्पोरोफाइट डोमिनेंट है which is the dominant phase। एक स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट एक फेज है। स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट एक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि डोमिनेंट है किसमें, टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट की डोमिनेंट फेज है स्पोरोफाइट, ठीक है। क्लियर है बात, चलिए। In majority of the pteridophyte all the spores are of similar kind, such plants are called homosporous। देखो ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में, सब में नहीं बोला, ऑल नहीं बोला है, लेकिन मेजॉरिटी में, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर्स होते हैं, सारे स्पोर्स होते हैं वो सिमिलर तरह के होते हैं, एक ही तरह के दिखते हैं। तो वो ऐसे प्लांट क्या कहलाते हैं, होमोस्पोरस कहलाते हैं, ठीक है। बट जनरल लाइक सेलेंजिला, सेल्विनिला व्हिच प्रोड्यूसेस 2 काइंड ऑफ स्पोर्स। लेकिन कुछ जेनेरा है टेरिडोफाइट्स में, जैसे सिलेंजिला और सेल्विनिला, जो प्रोड्यूस करते हैं 2 काइंड ऑफ स्पोर्स, दो अलग अलग तरह के स्पोर्स, एक ये 2 अलग अलग तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रो रहता है, एक तो मैक्रो रहता है, मैक्रो मतलब लार्ज, और एक माइक्रो रहता है, माइक्रो मतलब स्मॉल। तो लार्ज स्पोर और स्मॉल स्पोर ये प्रोड्यूस करते हैं, आर नोन एज हेटेरोस्पोरस। देखो कुछ प्रजातियां ऐसी भी है, जेनरा मतलब वंश, कुछ वंश ऐसे भी हैं जैसे सिलेंजिला और सेल्विनिला जो कि एक तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते, अलग तरह के 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मैक्रो लार्ज स्पोर या माइक्रो स्मॉल स्पोर्स, और ऐसी प्रजाति कहलाती हैं क्या, हेटेरोस्पोरस। और पहले वाले कौन थे, होमोस्पोरस, जो कि सेम काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है ये बात, चलिए। The megaspores and microspores germinate and give rise to the female and male gametophyte respectively। देखो मेगास्पोर तो बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। देखो द मेगास्पोर दिख रहा है, देखो the megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophyte। तो megaspore बनाएगा क्या, फीमेल गैमेटोफाइट, और माइक्रो छोटा स्पोर बनाएगा क्या, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये आगे जाके गैमेटोफाइट में डेवलप होंगे, ठीक है। The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophytes for variable period। देखो अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये ऐसे प्लांट्स में चिपका रह जाता है या बना रह जाता है, किसमें, स्पोरोफाइट्स में बना रह जाता है ये ऐसे प्लांट्स में, और एक वेरिएबल पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं ये कि एक टाइम पीरियड के लिए फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो रह जाता है, रिटेन्ड मतलब होता है रह जाता है किसमें, स्पोरोफाइट्स में, ठीक है, एक वेरिएबल पीरियड के लिए।
The development of the zygote into young embryo take place within the female gametophyte. अब zygote सीधी सी बात है, फीमेल एम्ब्रियो जो होगा वहीं से डेवलपमेंट होगा, तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का प्रोसेस कहाँ होगा? फीमेल में होगा, ठीक है। तो द डेवलपमेंट ऑफ द zygote into young embryo, zygote से young embryo बनने का जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस हो सकता है, मतलब कहाँ पे होता है? Within the female gametophyte, female gametophyte में ही होता है, ठीक है। This event is a precursor to the seed habit, considered an important step in evolution. This event is a precursor to the seed habit. देखो ये इवेंट जो प्रिकर्सर मतलब होता है शुरुआत करना, जैसे दही थोड़ा सा जामन हम डालते हैं दूध में, तो दूध में वो दही क्या है? प्रिकर्सर है, मतलब स्टार्टर है, एक तरीके से शगुन कर रहा है, वो शुरू कर रहा है, ठीक है। वैसे प्रिकर्सर का मीनिंग होता है शगुन, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग करना, अच्छी चीज की शुरुआत करना, ठीक है। तो ये प्रिकर्सर, ये जो इवेंट है ना, कौन सा इवेंट? जाइगोट से यंग एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट में हो रहा था, ये एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है ताकि सीड बनाए आगे जाके, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, जो ओवरी रहती है उससे तो बनता है फ्रूट, और जो ओव्यूल रहता है ना उसके अंदर, ओवरी के अंदर, उससे बनता है सीड। तो सीड इसी से बनेगा, इसलिए ये इवेंट प्रिकर्सर इवेंट था, ठीक है। इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्रमिक विकास, धीरे धीरे किसी चीज में विकास होना। जैसे कि हमारी पहले पूंछ हुआ करती थी, टेल थी, हम बंदर से विकसित हुए थे, तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? टाइम के साथ हमारी पूंछ गायब हो गई, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इवोल्यूशनरी चेंज हुआ। इवोल्यूशन मतलब होता है धीरे धीरे चेंज होना, बहुत सालों में होता है ये। और म्यूटेशन मतलब क्या होता है? सडन इनहेरिटेबल चेंज, एकदम से कोई बदलाव हो जाए, आपके सेल्स में और उसके क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ कर दूं और फिर आपकी जो संतान होगी वो कुछ अजीब सी बन जाए, ठीक है, तो वो कहलाता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन और इवोल्यूशन दोनों ही चेंज है, लेकिन दोनों में फर्क है, ठीक है। म्यूटेशन जो है वो बुरा या अच्छा दोनों तरह का चेंज हो सकता है और ये जल्दी होता है, जबकि इवोल्यूशन जो है वो अच्छा ही चेंज होता है और बहुत टाइम में होता है, मतलब टाइम लगता है उसको होने में, ठीक है। क्लियर है ये बात? ये इस तरीके से सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में कुछ और बातें करते हैं कि टेरिडोफाइट्स के क्या टाइप्स हैं। देखिए, द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। 4 मेन क्लासेस में, क्लासेस बोल रहा हूँ, ठीक है, 4 मेन क्लासेस में टेरिडोफाइट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सिलोप्सिडा, इसमें पी साइलेंट है तो सिलोप्सिडा बोलते हैं इसको, पी सिलोप्टम से आया है ये। लाइकोप्सिडा दूसरा है, सिलेंजियल, इसका एग्जाम्पल है ये, मतलब क्लास बताइए, एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। तो क्लास कौन सी है? सिलोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है सिलोप्टम, ठीक है, ये प्लांट का नाम है, ये स्पीशी का नाम है, ठीक है। लाइकोप्सिडा ये क्लास है, सिलेंजिला ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये अभी हम स्ट्रक्चर भी इसका देखा था हमने, ठीक है। इसके बाद है स्फिनोप्सिडा इक्विसेटम, इसका भी स्ट्रक्चर देखा था हमने, ये इसमें है। और लास्ट जो टाइप है वो है टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा पी साइलेंट है, टेरोप्सिडा, इसका ड्रायोप्टेरिस, इसका एग्जाम्पल है, क्या है? ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। तो मतलब मेन चीज ये है कि 4 मेजर क्लासेस हैं टेरिडोफाइट्स के, चारों के नाम याद रखना है और 4 एग्जाम्पल, मतलब इनकी कैटेगरी में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कौन कौन से प्लांट आते हैं, वो बताया हुआ है, ठीक है। क्लियर ये बात? तो यहाँ पे टेरिडोफाइट्स अपना कंप्लीट होता है। इतना भी आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और भी पढ़ सकते हैं, रेफरेंस बुक से और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना भी पढ़ लेते हैं तो भी सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए अब जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? देखो, तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मतलब नेक्ड और स्पर्मा मींस सीड, ठीक है। तो नेक्ड सीड मतलब इसमें सीड जो है वो किसी चीज से घिरा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। क्लियर है बात? सीड जो है जनरली ओवरी से घिरा हुआ रहता है, लेकिन इसमें सीड जो है वो नेक्ड रहेगा, वो घिरा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। देखो, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मीन नेक्ड और स्पर्मा मीन सीड्स आर प्लांट्स इन व्हिच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो सिंपल सी बात है, ये ओवरी है और ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल हमेशा ओवरी से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो है इनमें ओव्यूल है ना, ओव्यूल ऐसे नेक्ड होगा, ओव्यूल के बाहर कोई ओवरी वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये ओव्यूल ही तो आगे जाके सीड बनाता है और ये ओवरी तो आगे जाके फ्रूट बनाती है, तो इनमें नेक्ड सीड रहेगा, ठीक है। तो नेक्ड सीड वाली बात सही होगी ना, ये तो इन्होंने बताया है, ठीक है। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं इसे। तो जिम्नोस्पर्म are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall
and remain exposed both before and after fertilization. ठीक है, क्लियर ये बात? The seed that develop post fertilization are not covered, that is are naked. सीड जो डेवलप होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ही डेवलप होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, पहले प्री फर्टिलाइजेशन तैयारी होती है फर्टिलाइजेशन की, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद के प्रोसेसेस होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद के जो प्रोसेसेस होते हैं उन्हें पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ही सीड बनता है। ठीक है, तो द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेक्ड। तो इसमें जो सीड बनेगा वो कैसा रहेगा, वो नेक्ड रहेगा, वो किसी ओवरी वगैरह किसी चीज से घिरा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर ये बात? जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड श्रब्स। जिम्नोस्पर्म में क्या आता है, इसमें श्रब्स भी आते हैं, झाड़ियां वगैरह भी आती हैं, टॉल ट्री बहुत बड़े ट्री भी आते हैं, और मीडियम साइज ट्री भी आते हैं। ठीक है, ज्यादातर बहुत स्मॉल ट्री नहीं आएंगे, स्मॉल प्लांट्स स्मॉल ट्रीज इसमें नहीं आएंगे, इसमें मीडियम साइज ट्रीज आएंगे, टॉल ट्री आएंगे या श्रब्स आएंगी, झाड़ियां आएंगी। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में बहुत बड़ी वैरायटी है देखा जाए तो। ठीक है, बहुत सारे प्लांट इसमें आते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट मतलब विशालकाय, द जायंट रेडवुड ट्री सिकोआ, रेडवुड ट्री है ये एक, जिसका नाम है सिकोआ। ठीक है, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, ये सबसे बड़ा ट्री है इस दुनिया का, 120 मीटर, 100 से 120 मीटर के लगभग इसकी हाइट जाती है। कितनी? 100 से 120 मीटर के लगभग इसकी हाइट जाती है सिकोआ प्लांट की। ठीक है, और ये जिम्नोस्पर्म है, याद रखना। ठीक है, द रूट आर जनरली टैप रूट, और रूट कैसी रहती है इनकी, टैप रूट रहती है। ठीक है, अलग अलग एडवेंटिशियस रूट, अलग अलग टाइप की रूट होती है ना, तो इनकी रूट कैसी होती है, टैप रूट होती है। ठीक है, रूट इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा पाइनस। देखो कुछ जेनेरा में, इसके जिम्नोस्पर्म के कुछ जेनेरा में जो रूट रहती है उसका एसोसिएशन रहता है, मतलब दोस्ती रहती है। रूट की दोस्ती किससे रहती है, कुछ पाइनस माइकोराइजा से रहती है। ठीक है, वाइल इन सम, अच्छा फंगल एसोसिएशन फंगस से होती है इसकी दोस्ती। इसकी कुछ क्लासेस में, इसके कुछ जेनरा में टेरिडोफाइट्स, ये सॉरी जिम्नोस्पर्म के कुछ जेनरा में रूट की जो दोस्ती है वो रहती है किसके साथ, फंगस के साथ। तो रूट और फंगस की दोस्ती जब रहती है तो उसको माइकोराइजा कहते हैं। एग्जांपल भी बता दिया, पाइनस। ठीक है, बिल्कुल क्लियर याद रखनी चीजें, पाइनस। ठीक है, अब इसके बाद वाइल इन सम अदर, जबकि कुछ दूसरे स्पीशीज में जैसे साइकस में स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरोलॉइड रूट्स, इसमें क्या होता है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट रहती हैं इनकी, इसको कोरोलॉइड रूट कहते हैं। कोरोलॉइड रूट आर एसोसिएटेड विद एंडोफिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, देखो इसमें क्या रहता है, कुछ स्पीशी में तो सिंपल सी बात है, क्या था, माइकोराइजिया था, मतलब रूट का फंगस के साथ एसोसिएशन था तो माइकोराइजिया था, जैसे कि पाइनस में। लेकिन कुछ अदर स्पीशी रहती है जैसे साइकस, इसमें क्या होता है, इनके स्पेशलाइज्ड रूट रहते हैं जिनका नाम रहता है कैरोलाइड रूट, और इन कैरोलाइड रूट का एसोसिएशन रहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, या इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनका काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना। प्लांट को नाइट्रोजन तो चाहिए होता है, लेकिन प्लांट की एक बदकिस्मती है कि वो नाइट्रोजन डायरेक्टली ले नहीं सकता, तो वो नाइट्रोजन किससे लेता है, रूट से। और रूट नाइट्रोजन किससे लेती है, एनवायरनमेंट से। तो रूट के पास कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह कुछ ऐसे ग्रो कर जाते हैं जो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स करके रूट को देते हैं, और रूट बदले में उनको खाना देता है। तो दोनों की दोस्ती काफी लंबे टाइम तक चलती है। रूट खुद नाइट्रोजन नहीं ले सकता एनवायरनमेंट से, प्लांट खुद नाइट्रोजन नहीं ले सकता एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो इसीलिए उसको कोई ना कोई दोस्त चाहिए। ठीक है, कोई बैक्टीरिया चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए रूट के पास जो उसको एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेके दे। ठीक है, तभी उसका काम आगे चल पाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो एसोसिएशन रहता है उसको कहते हैं माइकोराइजा, और दूसरा जो एसोसिएशन था वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन था, दोनों की दोस्ती है। स्पेशलाइज्ड रूट जो है कोरोलॉइड रूट, और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है उनकी दोस्ती है, और उस वजह से इसको नाइट्रोजन प्लांट को मिल पाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात?